जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। व्यूअर्स, आज मेरे साथ मौजूद हैं भारत और पाकिस्तान से दो सीनियर सहाफ़ी जो कि बड़ी गहरी निगाह रखते हैं नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज के ऊपर, एलओसी के ऊपर और पाक भारत ताल्लुकात के ऊपर। भारत से हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं जनाब अंकुश अशोक वनकाड़े साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी जैसे मैंने पहले कहा, और पाकिस्तान से मतीन हैदर साहब जो कि जी टीवी के ब्यूरो चीफ है इस्लामाबाद और फॉरेन ऑफिस और आईएसपीआर को कवर करते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मतीन हैदर साहब, सर पहला सवाल मैं आपसे करूंगा कि आज जो वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और डीजीआईएसपीआर साहब ने जो प्रेस ब्रीफिंग दी, वो बेसिकली एक बहुत बड़ा इंकशाफ था और जिसमें डीजीआईएसपीआर ने और फॉरेन मिनिस्टर ने ये सबूत दिए कि भारत जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है और वो किस तरह जो चीजें उन्होंने अनफोल्ड की। आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज सुबह गए हुए थे और आपने दोनों की और आपने सवाल भी किया और सब कुछ किया। काइंडली अशोक साहब को और हमारे व्यूअर्स को बताएंगे ब्रीफली कि वहां क्या हुआ, फिर हम इसको फिर आगे अनफोल्ड करते हैं और अशोक साहब से भी बात करते हैं। जी सर। जी, कमर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपने ख़ास इस प्रोग्राम में मदऊ किया। और जिस तरह कि आपने अपनी ओपनिंग में कहा कि इंतहाई अहम मौजू था आज। और वो मौजू के अलावा ये है कि आज पाकिस्तान ने तमाम दस्तावेजी सबूत, एविडेंसेस, ऑडियो, वीडियो, रिकॉर्ड, कोरेस्पॉन्डेंस, ख़त किताबत के साथ एक डोजियर तैयार किया है। ये डोजियर पाकिस्तान में भारत की दहशतगर्दी को बेनकाब करता है। और इसमें तमाम तर एविडेंसेस हैं, कोई मुबालगा राय नहीं है। इसके 5 बड़े पहलू हैं। एक इसका पहलू ये है कि जो बलूचिस्तान के अंदर जो रॉ का नेटवर्क है, जो वहाँ पर तखरीबकारी और दहशतगर्दी की सरगर्मियाँ हैं, उसको बेनकाब किया गया और उसको जोड़ा गया अफ़गानिस्तान के साथ कि अफ़गानिस्तान में कंधार में, जलालाबाद में और काबुल में जो इंडिया के डिप्लोमेटिक मिशंस हैं, वो किस तरीके से बलूचिस्तान में तखरीबकारी और दहशतगर्दी की सरगर्मियों को फ़रोग़ दे रहे हैं। दूसरा, उसके साथ-साथ जो है जो कराची और फिर अगेन पेशावर और लाहौर में जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की किस तरह भारत सरपरस्ती कर रहा है। तीसरा, इसके साथ-साथ आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में वहाँ पे भी जो इंडियन टेररिज्म है उसका नेटवर्क है। तो आज इस हवाले से जो है वो ऑडियो बाकायदा टेलीफ़ोन पे जो ऑडियोज़ हैं उनका रिकॉर्ड पेश किया गया है। वीडियो रिकॉर्ड बाकायदा पेश किया गया है। और जो भारतीय बैंकों से मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो अफ़गान बैंकों में मुंतकिल किए गए वहाँ पे, और वहाँ अफ़गान बैंकों से वो आगे रकूम तक़सीम की गई, उसकी तमाम तफ़सीलात दी गई हैं। और कंवर चीमा साहब, इसमें एक और अहम बड़ी बात जो इसमें 5वां पहलू है, वो सी पैक को सबोताज करना है। और सी पैक को सबोताज करने के लिए जो एक सेल बनाया गया है नई दिल्ली में, पहले हम उसको सुनते आ रहे थे, आज उसकी तमाम तर तफ़सीलात पेश की गई हैं। और उस सेल की बराह रास्त निगरानी जो है वो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और उनके अंडर बराह रास्त रा के सरबराह और उनके साथ उस सेल के स्पेशल सेक्रेटरी हैं। नीचे उसके पूरा एक नेटवर्क दिया गया है। तो सी पैक को सबोताज करना, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की सरगर्मियों को फ़रोग़ देना, तख़रीबकारी, अहम मज़हबी और सियासी शख्सियात का कत्ल, इसकी भी तफ़सीलात हैं कि किस तरह इसकी भी मनसूबाबंदी की जाती है। तो और उसके साथ-साथ किस तरीके से जो है वो ह्यूज मनी जिसे कहते हैं भारी जो है वो कैश फ्लो है, नई दिल्ली से अफ़गानिस्तान मुंतकिल की जाती है। वहाँ से जो काबुल में इंडियन एम्बेसी है वो आगे पैसे तक़सीम करती है। और इसका जो छठा पहलू है कि अफ़गानिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के कैंप्स हैं, बाकायदा वो कैंप्स बाकायदा लगाए गए हैं। और उन कैंप्स का विज़िट कंधार, जलालाबाद और काबुल में जो भारतीय सफारतकार हैं वो विज़िट करते हैं। और ये भी तफ़सीलात बताई गई कि एक साबिक भारतीय जनरल ने भारतीय सफ़ीर बराए अफ़गानिस्तान के साथ उन दहशतगर्दी के मराकज़ का दौरा किया है। और इसके साथ-साथ ये जो ट्रेनिंग के मराकज़ हैं, ये खुद हिंदुस्तान के अंदर भी हैं, जहाँ से बाकायदा तरबियत देकर दहशतगर्दों को पाकिस्तान भिजवाया जाता है। और इसके साथ-साथ एक और अहम इंकशाफ भी किया गया इसी डोजियर के अंदर कि दाश के जो दहशतगर्द हैं, उनको भारी तादाद में ट्रेन करके हिंदुस्तान से पाक अफ़गान बॉर्डर के करीब छोड़ा गया। तो ये
आज तमाम तर एविडेंसेस पेश करके पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और मिलिट्री स्पोक्समैन मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि हिंदुस्तान जो है वो खित्ते में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में स्टेट टेररिज्म कर रहा है और आलमी बरादरी इनकी इन दहशत गर्दी की कार्रवाइयों को नोटिस ले। दोनों का ये कहना था कि ये जो डॉसियर है इसे आलमी सतह पर शेयर किया जाएगा और भारत का जो गुनावना चेहरा है कि वो अपने पड़ोसी ममालिक खासतौर पर पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम करने के लिए जिस किस्म की दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है, जिस किस्म की तखरीबकारी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है और एक फुल फ्लेज प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान के खिलाफ शुरू की गई है। यानी ये खुफिया जंग है। एलानिया जंग तो उसने लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर की हुई है और लेकिन खुफिया जंग जो है वो भारतीय इस्टेब्लिशमेंट ने, भारतीय खुफिया एजेंसियों ने, रॉ ने और इंडियन मिलिट्री ने पाकिस्तान के अंदर वो की हुई है और इसका मकसद यह है कि पाकिस्तान को कमजोर किया जाए, सी पैक को सबोताज किया जाए और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो है वो बरह रास्त इन तमाम तर सरगर्मियों की जी, निगरानी करते हैं। जी। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच मतीन हैदर साहब, आपने बहुत एलैबोरेट करके हमारे मेहमान अशोक साहब को बताया। अशोक साहब, सबसे पहले तो आपको दिवाली मुबारक, और तमाम हमारे भारतीय दोस्तों को जो दिवाली आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, सबको दिवाली मुबारक। लेकिन अशोक साहब, आपने सारी बातें सुनी इनकी और सारी बात अपने मीडिया में फॉलो किया होगा। आप क्या कहना चाहेंगे जो पाकिस्तान अब एलिगेशंस लगा रहा है कि टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर, ये पाकिस्तान का मौकफ है, और अजीब भारत जो है वो टेरर स्पॉन्सरिंग स्टेट है, वह अफगानिस्तान और सारा जो मतीन हैदर साहब ने, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे भारत की तरफ से? जी सर। देखिए, ये टाइमिंग देखिए आपका जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ये टाइमिंग इसलिए हुआ है कि कल से हमारे यहाँ बॉर्डर पे इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था। जब उसको रोका गया तो बॉर्डर पे कई जगह पे अटैक्स हुए। उसके बाद इंडियन आर्मी ने रिटेलिएट किया और रिटेलिएट के तहत कुछ बंकर्स उड़े गए। हमारे यहाँ 9-10 लोग मारे गए, आपके यहाँ 10-11 लोग मारे गए। ये बहुत बड़ा इशू बन गया। अब उसके बाद तुरंत बात ये होती है कि हमारे यहाँ एक आपके यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और तमाम आरोप लगते हैं कि हम दहशतगर्दी को मदद करते हैं। वो आपने अब बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट बता दिए, अफगानिस्तान के अकाउंट्स बता दिए। उसके बाद आपने बता दिया कि इंडियन एम्बेसी कैसी काम करती है। आपने रॉ बता दिया। आपने कहा कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर के अंडर एक सेल बना हुआ है। इससे ज्यादा हास्यास्पद कोई बात होती नहीं। भारत 135 करोड़ का देश है। भारत में इतने काम चल रहे हैं डेवलपमेंट के, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके तमाम चीजों पे। कोविड के भी खिलाफ लड़ते हुए भी हमारी इकोनॉमी जो डूब रही थी वो फिर से उखड़ के आ गई है। मुझे लगता है कि यदि इस देश का वजीर आजम मात्र एक सेल के नीचे बैठ के आपके यहाँ बम विस्फोट करने में बिजी रहेगा तो ये 135 करोड़ का देश, ऐसे कई आपके जो मुल्क, जैसे कई मुल्क हमारे जो राज्य है वो आपके मुल्क से बड़े हैं, उनको करने में उसको बिल्कुल ये इतनी फुर्सत किसी के पास नहीं है। ये टोटल फैब्रिकेटेड है। दूसरी बात, आज यदि इंडिया दहशतगर्दी करते हैं, ये आरोप आप अभी नहीं लगा रहे। जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ है तब से ये आरोप हम पे लगता आ रहा है, लेकिन कोई इंटरनेशनल एजेंसी नहीं है जिसने कभी हमको ग्रे लिस्ट में डाला होगा। यूनाइटेड नेशंस ने कभी हमको कोई नहीं बोला कि एक टेररिस्ट की लिस्ट अनाउंस करे। आज आपके यहाँ टेररिस्ट की लिस्ट अनाउंस हुई है, जिसमें बिल्कुल बाकायदा लंबी चौड़ी लिस्ट है और जिसमें वो तमाम लोग हैं कि जो मुंबई में हमारे यहाँ जो अटैक में शामिल थे, उन लोगों की लिस्ट भी आपने कल परसों ही रिलीज की है। करीब करीब 1200 लोगों की लिस्ट है। उसमें अलग अलग राज्यों से अलग अलग, मतलब आपके जो अलग अलग राज्य है, मतलब जो खैबर है 737 वहां से है, सिंध से 100 है, पंजाब से 122 है, इस्लामाबाद से 32 है, पाक से पीओक जो हम जिसको पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं वो वहां 30 है। ऐसे कई जगह की ये लिस्ट आपने दी है। आज तक भारत ने कभी टेररिस्ट की लिस्ट नहीं दी। मेरे यहाँ टेररिस्ट होते हैं, ऐसा नहीं कि मेरे यहाँ टेररिज्म नहीं हुआ होगा। हमारे यहाँ नक्सली भी जो टेररिज्म करते हैं उनकी भी सजा होती है। हमारे यहाँ जो आपके टेररिस्ट आके यदि बंबई पे हमला करते तो उनकी भी सजा होती है। हमारे यहाँ सजाएं बड़े सख्त है। हमारे यहाँ हम वजीर आजम को फांसी पे नहीं लटकाते, हमारे यहाँ हम टेररिस्ट को फांसी पे लटकाते हैं। हमारे यहाँ पॉलिटिकल किलिंग नहीं होता है, हमारे यहाँ टेररिस्ट को ही किल किया जाता है। इतने तमाम चीजें हैं। आप अभी भी एफएटीए से क्यों नहीं आते बाहर ग्रे लिस्ट से? क्यों यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज आपको बार बार कहती है कि आपके यहाँ दहशतगर्द लोग हैं और आपको लिस्ट अनाउंस करनी पड़ेगी? ये तमाम जो बड़े बड़े नाम है आतंकवादियों के जिसको यूनाइटेड नेशंस ने ब्लैकलिस्ट किया है, वो आपके यहाँ से वीडियो जारी करते हैं।
सवाल ये है कि कोई यदि कहता है तो आपको इंटरनेशनल एजेंसीज के पास जाना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस के पास जाके बोल देना चाहिए कि ये प्रूफ है, कोई तीसरी एजेंसी तो जांच करे। हम जब आरोप लगाते हैं तो जी, तीसरी एजेंसी मैं ने ही इस आपको मौके पे मैं ये कहूंगा, एक इनका मैं मिनट सिर्फ एक एक मिनट मुझे जवाब बोल, दूंगा कि ये हैदर साहब, डोजियर हैदर साहब, तैयार इसीलिए हैदर किया साहब, गया है, ये डोजियर एक तैयार इसीलिए एक किया गया है कि ये एक हैदर साहब, यूएन में भी हैदर जाएगा साहब, और सारी हैदर इंटरनेशनल साहब, एजेंसीज में भी करने दें जाएगा। हैदर साहब, मुझे पूरा, अशोक मुझे साहब बोल, को करने दें, बोलने फिर दीजिए, आप उसके बाद आप क्लियर कीजिए, बिल्कुल क्लियर कीजिए। ये जो है कि आप, हमने रॉ के लोग हैं, एम्बेसीज है, ये है, मैंने कहा कि आपने डोजियर तैयार किया है, वो डोजियर इंटरनेशनल एजेंसी, इंटरनेशनल कोर्ट में या इंटरनेशनल फोरम पे कितना स्टैंड करता है, ये भी देखना होगा, क्योंकि भारत की इमेज सबको पता है, आपकी इमेज भी सबको पता है। ओसामा बिन लादेन जो अमेरिका का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड था, वो पाकिस्तान से बीच में घुस के मारा है अमेरिका ने, ये भी दुनिया जानती है। तो टेररिज्म और पाकिस्तान का क्या संबंध है, ये मुझे ही डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। मैं आज भी कहता हूं, और मैं हमेशा, चाहे आरजू जी का शो हो, चाहे चीमा साहब का शो हो, मैं हमेशा कहता हूं कि टेररिज्म से पाकिस्तान का आवाम भी उतना ही दुखी है। टेररिज्म और किसी भी मामले में मैं पाकिस्तान के आवाम को और भारतीय आवाम को अलग नहीं मानता। दोनों भाई है, एक ही डीएनए से हम गए हैं। नेता कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, हमारे यहाँ भी अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ, हमारे यहाँ जमहूरियत है, और जमहूरियत के मायने हम ये कहते हैं कि इंटरफेरेंस सिर्फ नेताओं का या पॉलिटिकल पार्टीज का होता है। 5 साल के लिए कोई गलत पार्टी भी आ सकती है, गलत काम भी कर सकती है, लेकिन सरकार उन्हें उठा के फेंक देती है जनता। आपके यहाँ क्या होता है? आपके यहाँ कोई अच्छा काम करने लगा, आर्मी टेक ओवर करती है। कितनी बार आपके यहाँ आर्मी ने टेक ओवर किया और आर्मी ने फिर कर दिया? आपके यहाँ बार बार क्यों कहा जाता है? हम नहीं कहते, हम नहीं कहते, दुनिया कहती है कि आर्मी का पपेट होता है आपके यहाँ, और जो पपेट नहीं होता है उसको बाहर देश छोड़ के जाना पड़ता है। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये लगातार चीजें हैं। आपके पार्लियामेंट में आपके एक मंत्री कहते हैं कि पुलवामा हमने किया, ये भी बात सामने आई है। आपके एक ब्यूरोक्रेट कहते हैं कि आपके आर्मी वाले थर्रा रहते, हम नहीं मानते। मैं चीमा साहब ने उस दिन बहुत बड़ी बात की ना, आर्मी किसी भी देश की हो, कितनी भी कमजोर हो, वो थर्राएगी नहीं, वो अपनी अपनी जान देने के लिए आएगी, देश के लिए जान दे देगी। लेकिन आप ही के लोग कहते हैं, हम नहीं कहते। टेररिस्ट की लिस्ट आप देते हो, हम नहीं कहते। दाऊद इब्राहिम आपके पास है, आप कहते हो, हम नहीं कहते। इंटरनेशनल एजेंसीज आपको ग्रे लिस्ट में डालती है, हम नहीं डालते। हम तो बार बार कहते हैं कि भाई ये टेररिज्म खत्म कर, तू भी डेवलपमेंट कर, मैं भी डेवलपमेंट करता हूं। लेकिन आज डोजियर बनाया, डोजियर तो मैं भी बना सकता हूं। मैं एक डोजियर, मुझे आप 2 दिन की बात दीजिए, इतना बेहतरीन डोजियर बना के दूंगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ये डोजियर इंटरनेशनल एजेंसीज में स्टैंड होना चाहिए ना जनाब। अभी तो आपने शुरुआत की है, आपने, आप पे हमला हुआ, आपने देखा कि आपने लोग घुस, क्योंकि ये हर विंटर में होता है। जैसा ही बर्फबारी शुरू होती है, आपके यहाँ को लगता है कि अभी गश्त कम हो गई, इन्फिल्ट्रेशन चालू हो जाता है। जब इन्फिल्ट्रेशन चालू होगा, उसको कवर फायर मिलता है। ये आज से नहीं, ये 1000, मतलब आपके यहाँ से क्या फिगर है तो मुझे पता नहीं, मेरे यहाँ का फिगर बताता हूं मैं, पार्लियामेंट में दिया हुआ 4052 बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ है पाकिस्तानी आर्मी के बाद। आपके यहाँ सिविल, आपने आरोप लगाया कि सिविलियन लोग मारे हैं। आपने हमारे एक फॉरेन ऑफिस के आदमी को बुलाया और डांटने के लिए और बताने के लिए कि आपके सिविलियंस क्यों मर रहे हैं। हमारे यहाँ सिविलियंस मरते हैं, उसका कौन हिसाब देगा? सिविलियंस दोनों तरफ से मरते हैं, क्योंकि जब आपके यहाँ से गन तोप का गोला छोड़ेगी, वो आर्मी या सिविलियन देखती नहीं, वो जाके गिरती है, और जब गिरती है तो जब मारने के पहले वो आर्मी को भी मारती है, सिविलियंस को भी मारती है। सिविलियंस हमारे यहाँ बॉर्डर के हैदर साहब, आप आइए इंडिया, मैं आपके बॉर्डर के गांव में ले जाके दिखाता हूँ कैसे गांव है वहां पे, कैसे घर छिन्न भिन्न है, कैसे लोगों की जिंदगी खराब है। मैं ये नहीं मानता कि आपके यहाँ नहीं होगा, आपके यहाँ भी वही हालत होगी बॉर्डर के गांव की। तो बॉर्डर के गांव हमारे यहाँ पे भी है ना, हमारे आर्मी ने आपको देख के शीलिंग किया ना। तो होता यह है कि जब आप शीलिंग करते हो, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग क्यों होता है, एलओसी का बार बार उल्लंघन क्यों होता है, ये तमाम बातें देखनी होगी। मात्र एक डोजियर आपके कंट्री में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके अनाउंस करने से मैं उसको महत्व नहीं देता। मैं मानूंगा, इसी शो पे आऊंगा, तो जिस दिन इंटरनेशनल एजेंसी ने कहा कि भारत दहशतगर्द देश है, उस दिन चीमा साहब, मैं वो पत्रकार हूं, मैं यदि मेरे देश के भी खिलाफ यदि देश ने दहशतगर्दी में किया तो मैं कहूंगा कि हाँ, इंटरनेशनल एजेंसी ने कहा है, हमें अपने आप को सुधारना होगा। लेकिन आपके यहाँ कोई फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट लेके आपकी आवाम को खुश करने के लिए यदि कोई रिलीज करता है तो मैं उस पर विश्वास नहीं रखता। जी अशोक साहब, आपकी बात आ गई, आपने सारी बड़ी डिटेल में बात कर दी। मतीन हैदर साहब, अशोक साहब का कहना यह है कि ये एलओसी के ऊपर क्योंकि मामलात खराब हुए तो टाइमिंग की बात की इन्होंने, कहा जी ग्रे लिस्ट में तो आपको डाल दिया गया। यूएन के बात कर रहे हैं कि यूएन ने आपको कि हाँ दहशतगर्द जो है उनको डिक्लेयर किया है, डॉसियर की बात कर रहे हैं।
तो मतीन हैदर साहब, जो पाकिस्तान ने इल्जाम लगाए हैं, जाहिर बात है पाकिस्तान ने इल्जाम के साथ सबूत दिए हैं, तो आप क्या समझते हैं इनकी इंटरनेशनली क्या अथेंटिसिटी होगी? अक़वाम मुत्तहिदा, एससीओ, सार्क या बड़े बड़े फोरम इन्हें कैसे टेकअप करेगा पाकिस्तान, ताकि भारत को इंटरनेशनल प्रेशर किया जाए? जी जी बिल्कुल। पहले तो अशोक साहब ने जो कहा कि हमारे लिए काबिल एहतराम है, चूंकि हम आपस में हमारा एक कि हम जर्नलिस्ट एनालिस्ट के तौर पे, लेकिन चूंकि उन्होंने जो नुक्ता नजर पेश किया, मैं उनका आप अशोक साहब उसका समझौता एक्सप्रेस का जवाब दें कि वो समझौता एक्सप्रेस जिसको आग लगाएगी, बाकायदा एक प्लानिंग के तहत आग लगाएगी, और वो दहशत गर्दी थी। उसके साथ साथ आप खुद देखिए कि पुलवामा के अंदर खुद ड्रामा रचाया गया और उसका इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगाया गया। उसके साथ साथ आप कह रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमारी जो फौज है वो बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी कर रही है। हिंदुस्तान की फौज की गोलाबारी और फायरिंग जो पाकिस्तान के सिविलियन इलाकों में हो रही है वो आपको नजर नहीं आ रही है। हमारे यहाँ डिप्लोमेट्स को ले जाया गया, अक़वाम मुत्तहिदा के मिलिट्री ऑब्जर्वर मिशन को ले जाया गया लाइन ऑफ कंट्रोल पे। वो कोई मुबालगा आराई वाली तस्वीर नहीं थी कि आजाद कश्मीर में तबाही फैली हुई है। आप कह रहे हैं कि आपके इलाके में तबाही फैली हुई होगी, हो फैली हुई होगी, चूंकि गोला जब हिट करता है तो वो किसी फौजी पोस्ट को या सिविलियन इलाके को नहीं देखता। वहां पे भी गोले गिरे होंगे, लेकिन वो पाकिस्तान की फौज की तरफ से जवाबन गए। लेकिन जो आजाद कश्मीर में इस वक्त तबाही फिरी हुई है, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर घर तबाह हो गए, खेतों के अंदर जो है वो कोई फसल नहीं हो सकती, माल मवेशी तबाह हो चुके हैं, वो हलाक हो चुके हैं, बड़ी तादाद में शहादतें हो चुकी हैं। और बाकी जो आपका सवाल के इंटरनेशनली हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसको यकीनी तौर पे ये डॉसियर है। और अशोक साहब कह रहे हैं कि एक फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट है। फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट गढ़ा जाता है बिल्कुल। ये इस डॉक्यूमेंट में एक एक एविडेंस साथ लगाई गई है, तमाम ऑडियोज लगाई गई हैं, तमाम वीडियोज लगाई गई हैं, खतो किताबत और जो कोरस्पोंडेंस है उसका पूरा रिकॉर्ड लगाया गया है। और इसके साथ साथ अफगानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के ट्रेनिंग कैंप्स हैं उनकी तमाम एविडेंसेस लगाई गई हैं। अशोक साहब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है, हमारे पास तो एक जिंदा सबूत है, और वो कुलभूषण की सूरत में सर्विंग इंडियन नेवी कमांडर जिसने एतराफ किया पाकिस्तान और बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की सरगर्मियों का। आप सिर्फ ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों दहशतगर्दी से मुतासर कंट्री हैं। पाकिस्तान ने तो हमेशा हाथ आगे बढ़ाकर हिंदुस्तान से कहा है कि आपके यहाँ अगर टेररिज्म का कोई इंसिडेंट है हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए। कुलभूषण यादव ने किसी दबाव के बगैर तमाम तरह एतराफात किए, और पाकिस्तान ने एक कौंसलर रसाई बनती थी, एक कौंसलर रसाई के बाद दूसरी कौंसलर रसाई दी, दूसरी कौंसलर रसाई के बाद तीसरी कौंसलर रसाई की भी ऑफर की। और जो दूसरी कौंसलर रसाई थी वो कैसे हुई और वो किस तरह इरिटेटिंग हुई, और उससे पहले जो कौंसलर रसाई जिसमें जो है कुलभूषण की फैमिली को उससे मिलने दिया गया, इससे बड़ा और ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर क्या होगा। और जो लास्ट वाली कौंसलर रसाई थी उसके बारे में जब इंफॉर्मेशन सामने आई तो हैरान कुन थी कि कुलभूषण यादव अपने ही सफारतकारों के साथ उलझ पड़ा और कहने लगा कि आप मेरा केस खराब कर रहे हैं। तो अब आप खुद देख लिए कि हिंदुस्तान के सफारतकार उन्हीं का कमांडर कह रहे हैं कि आप हमारा केस खराब कर रहे हैं। इंटरनेशनली बिल्कुल इसको यूनाइटेड नेशंस में ले जाना चाहिए। और अशोक साहब कह रहे हैं कि फैब्रिकेटेड है, तो फैब्रिकेटेड होगा तो अमेरिकी मैगजीन फॉरेन पॉलिसी ने क्या कहा, हिंदुस्तान के जो बैंक के जो टेरर फाइनेंसिंग के अंदर हैं वो हमने कहा दुनिया का सबसे टॉप का गैर जानबदार इंटरनेशनल अफेयर्स का मैगजीन है फॉरेन पॉलिसी, जिसमें कहा है कि 1 दर्जन से ज्यादा हिंदुस्तानी बैंक जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के अंदर है। ये इसका कोई एडिटर और इसका पब्लिशर पाकिस्तान नहीं है। उसके साथ साथ आप ये कह रहे हैं कि ना हम FATF में, ना हम हमें कोई एजेंसी नहीं कहती। ये डोजियर जाएगा तो आपको बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी पूछेगी, आपको अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल भी पूछेगी, आपको FATF भी पूछेगा। अभी तो आप कह रहे हैं कि FATF में पाकिस्तान है और हिंदुस्तान नहीं है। ये डोजियर जाएगा और आप देखिएगा कि FATF के अंदर हिंदुस्तान से भी बासपुर्स की जाएगी, और ये डोजियर जहां जहां जमा होगा बिल्कुल पाकिस्तान ने पूरी अर्करेजी और तैयारी के साथ बनाया डोजियर। और अगर कोई चीज गलत होगी तो पाकिस्तान से पूछा जाएगा भाई आपने झूठा डॉक्यूमेंट क्यों दिया। और अब आप जो हिंदुस्तान में लुटियां डाल रहे हैं कि कामला हारिस जो है वो नायब सदर मुंतखब हो गई है, वो हिंदुस्तान की कश्मीर के अंदर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर सबसे ज्यादा आवाज बुलंद करने वाली है। आप इस खुशफहमी में मत रहिए कि वो हिंदुस्तान की है, वो अमेरिकन लेडी है। और ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन है, जो हिंदुस्तान की टेररिज्म है, जो हिंदुस्तान की इनजस्टिसेस हैं,
खित्ते के अंदर और पूरे जनूबी एशिया को डिस्टेबलाइज करने पे कामला हारिस उसके ऊपर आवाज बुलंद करती रही है। ये बात दुरुस्त है कि वो इंडियन फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन वो इंडिया को जो है वो टफ टाइम देगी, वो इंडिया को टफ टाइम देगी। और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मामला उठाया जाएगा, ये डोसियर अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट में जाएगा, यूनाइटेड नेशंस में जाएगा, इसके साथ साथ ओआईसी में जाएगा, यूरोपीय यूनियन में जाएगा, बीजिंग में जाएगा। अब देखिए सी पैक के ऊपर हिंदुस्तान को आग क्यों लगी हुई है? सी पैक सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, पूरे खित्ते के लिए। पाकिस्तान ने अव्वल दिन ही ऑफर की, और आपकी जो आंजहानी सुषमा स्वराज थी जिस वक्त वो हयात थी, वो फौरी तौर पे बीजिंग पहुंची इस सी पैक को सबोताज कराने के लिए। आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान ने तो खुले दिल से कहा कि आइए अफगानिस्तान आ जाए, ईरान आ जाए, हिंदुस्तान आ जाए, सी पैक में पूरा पूरा खित्ता शामिल हो जाए। लेकिन सुषमा स्वराज उस वक्त बीजिंग पहुंची, उसके बाद उस वक्त के वजीर खारजा वहां पर पहुंचे और उसको सबोताज करने के लिए तमाम तर प्लानिंग की गई। अब आप आ जाए ईरान के रोल के ऊपर। ईरान का जो रोल है वो मैं इस वक्त समझता हूँ कि ईरान ने हिंदुस्तान को जो है वो अपनी टेरिटरी से खारिज कर दिया है, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि जो हिंदुस्तान है वो काबिल एतबार दोस्त नहीं हो सकता। चाइना को उन्होंने वेलकम किया है, तो अब एक ये नया ब्लॉक बन रहा है, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, टर्की, ये ब्लॉक बनेगा। लेकिन ये उसी सूरत में तरक्की होगी जब हम सी पैक को प्रोटेक्ट करेंगे। तो हिंदुस्तान को चाहिए कि सी पैक को सबोताज करने की बजाय ये देखिए, ये सेल, आप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के वजीर आजम को टाइम नहीं है, उनको सब टाइम है, लेकिन वो टॉप प्रायोरिटी देते हैं पाकिस्तान के खिलाफ तकरीबी और दहशतगर्दी की सरगर्मियों की प्लानिंग और उसकी सरपरस्ती करने के लिए। तो हम ये नहीं कहेंगे सेल रोज मिलता होगा, वो सेल होता है जिस तरह प्राइम मिनिस्टर को डेली में रिपोर्ट्स जाती हैं, वो डेली में रिपोर्ट्स जा रही हैं। आप इनका ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में हजारों प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो वजीर आजम बहुत बिजी हैं, और क्या उनको सिर्फ पाकिस्तान ही नजर आता है? ये बीजेपी और नरेंद्र मोदी की पॉलिसी का टॉप एजेंडा है, पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना। और ये सेल का मकसद ही है कि इसमें करोड़ों डॉलर लगाए गए ताकि सी पैक जो है इसको सबोताज किया जाए। और सी पैक इसलिए कि ये अमेरिका और हिंदुस्तान दोनों की आंखों में खटक रहा है। तो अगर आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, राइट, आपको ईमानदारी से, अगर आपको खौफ है, अगर आप अपने देश का एहतराम करते हैं, और अगर आप कह रहे हैं कि आइए मिलकर डेवलपमेंट करें, तो हिंदुस्तान को चाहिए कि वो कहे कि जी सी पैक तो हमारे यहाँ भी लाइए। तो ये अच्छी सोच है, ये पॉजिटिव सोच है। ये नहीं कि आप सी पैक को काटने के लिए, उसको सबोताज करने के लिए आप उसके लैंड माइन बिछा रहे हैं, आप दहशतगर्दी कर रहे हैं, आप बलूचिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार कर रहे हैं। काम ऐसे तो नहीं चलता। तो अगरचे कि ये डोजियर बीजिंग भी जाएगा, और बीजिंग ने जो करारा जवाब हिंदुस्तान को दिया है लद्दाख के ऊपर, वो हिंदुस्तान को भूलता नहीं है। अब चूंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तब्दील होगी, अब वॉशिंगटन का भी लबो लहजा तब्दील होगा, बीजिंग का भी लबो लहजा तब्दील होगा, ब्रसल्स, पेरिस और लंदन और मॉस्को का भी लबो लहजा तब्दील होगा। जी बिल्कुल ठीक है। अशोक साहब, उन्होंने एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बताया है, और जो उन्होंने बातें की, वो कुलभूषण का कहा कि वो जी कुलभूषण यहाँ पे क्या कर रहा है। अब जारी बात है कि वो कुछ यहाँ पे कोई मिठाई बांटने तो नहीं आया था। उन्होंने जो मिसाल दी थी वो फॉरेन पॉलिसी मैगजीन की, वो बेसिकली यूएस ट्रेड डिपार्टमेंट ने बेसिकली इंडिया के बैंक्स को डिक्लेयर किया है कि वो जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थे, और एंटी टेरर फाइनेंसिंग जो 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 मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग है उसमें भी इन्वॉल्व थे। तो वो इस चीज की बात कर रहे हैं। तो आप इस हवाले से अशोक साहब क्या कहेंगे? मैं जवाब दूंगा। एक एक हैदर साहब, मैं जो बोल रहा हूँ बड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कई बार जब मैं बोलता हूं तो आप उसको थोड़ा सा अलग करके बताते हैं। जैसा मैंने कहा था कि बॉर्डर के दोनों तरफ सिविलियंस मारे जा रहे हैं, ये नई बात नहीं। हमारे यहाँ यदि बारूद के गोले आते तो पूछ के नहीं आते, और आपके यहाँ बारूद के गोले जाते होंगे तो पूछ के नहीं जाते। तब आपने ये कहा कि अशोक जी को ये हमारे सिविलियंस मरते हुए नहीं दिखता। मुझे बहुत अच्छी तरह से दिखता है, बहुत अच्छी तरह से दिखता है, दर्द भी होता है, लेकिन उस दर्द का मैं क्या करूं, क्योंकि जब तक आपकी तरफ से गोली नहीं चलती, गोली हमारी तरफ से भी नहीं चलती। जब आपके यहाँ से 155 mm की मोटर चलेगी तो फिर उसका जवाब भी माकूल दिया जाएगा। सवाल वो है। सवाल दूसरा है जो आपने कुलभूषण पे कहा था। अभी आप बता रहे हैं कि हम बड़े दरिया दिली से कुलभूषण को हमने सारी सुविधाएं दी। जनाब, आपको ये पता नहीं है कि वर्ल्ड जो कोर्ट है, इंटरनेशनल जो कोर्ट है हेग का, वहां भारत को केस उठाना पड़ा, और उस कोर्ट ने लताड़ने के बाद पाकिस्तान को फिर अपने
कुछ कदम वापस लेने पड़े और फिर ह्यूमैनिटी ग्राउंड का दिखाना पड़ा कि ह्यूमैनिटी ग्राउंड क्या होता है। ये तब की बात है। आप ऐसा ना कहे कि आपने पहले, हम नहीं तो हम इंटरनेशनल कोर्ट जाते ही क्यों। दूसरी बात है कि जब तक आप उसको प्रूफ नहीं करोगे तब तक वो मुजरिम है, वो उसको आप गुनहगार नहीं साबित कर सकते। ऐसे तो किसी को भी हम उठा के कहे कि 4 केसेस इस पे लगा दिए, ये पाकिस्तान के लिए ये कर रहा था, ऐसा नहीं होता। उसको प्रूफ देना होता है। वो अभी आपके कोर्ट ने सजा दी नहीं, और आपके कोर्ट ने सजा देने के बाद इंटरनेशनल कोर्ट में भी जाएंगे और वहां पे भी हम देखेंगे, यदि वहां सजा होगी तो सारी दुनिया एक्सेप्ट करेगी, हम भी एक्सेप्ट करेंगे। रही बात डोजियर देने की, आप दीजिए, आप तो हर जगह डोजियर दी। हमने तो हमारे यहाँ जब पठानकोट हुआ तो बाकायदा आपकी एजेंसीज को रिक्वेस्ट की थी, आप आइए चेक करिए। आपके लोग पठानकोट को आए थे देखने। आपने कहा कि पुलवामा आपका नाटक था, उसके बाद में किया। अरे आपके पार्लियामेंट में आपका इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कहता है कि पुलवामा हमने किया, उसके बाद भी आप कहते कि वो नाटक था। चलो ये सारी बातें पे छोड़ दो। मैं ये कहता हूं कि आपने ये कहा कि एक इंटरनेशनल मैगजीन ने कहा कि ये टेरर फंडिंग करते हैं, वो आरोप है वो, उसके प्रूफ नहीं दिए उन्होंने कुछ अकाउंट्स नंबर नहीं दिए। वो आर्टिकल हमारे पास भी है। उन्होंने डिटेलिंग नहीं दिया कि ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसने ये अकाउंट में पैसा दिया, ये अकाउंट इस टेरर के पास गया, नहीं दिया। आपके पास है ना, आपने कहा आपके मिनिस्टर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके डोजियर दिया। आपके मिनिस्टर को पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की जरूरत ही नहीं थी। सारा पाकिस्तान को आपने कन्विंस कर दिया कि भारत आपके यहाँ दहशतगर्दी करता है। आप उनको क्यों बता रहे? आप इंटरनेशनल एजेंसी जाइए, मजा आता। आप यूनाइटेड नेशंस जाते, आप यूरोपियन यूनियन जाते, आप सार्क जाते, आप हर जगह जाके डॉक्यूमेंट देते, आप इंटरनेशनल एजेंसी को बोलते। रही बात, आपने कहा कि आप वहां जो उपराष्ट्रपति बनी है कमला जी, वो आपके इंडियन ओरिजिन की है, इसलिए आपको गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। भाई साहब एक बात बता दूं, गर्व है मुझे मेरे देश पे, गर्व है मेरे देश के कैरेक्टर पे, और गर्व है मेरे देश के उन कैरेक्टर पे कि वो कमला जी अब अमेरिका जाएगी तो अमेरिका का इंटरेस्ट पहले देखेगी, क्योंकि वो अमेरिकन है, वो अमेरिका की सिटीजन है, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेके उपराष्ट्रपति बनेगी, तो वो अमेरिका के लिए करेगी। और यदि वो भारत के लिए झुकता माप देगी, भारत के लिए आउट ऑफ में जाके काम करेगी, तो अमेरिका से गद्दारी होगी, और वो गद्दारी का खून भारत में है ही नहीं। मुझे गर्व है, कल उसने भारत को किसी इशू के लताड़ा भी, तो मुझे गर्व होगा कि कम से कम अमेरिका में जाने के बाद अमेरिकन लॉयल तो रही। वो लॉयल्टी चाहिए नेशन के प्रति। वो लॉयल्टी जिस दिन होगी उस दिन नेशन डेवलपमेंट करता है। मेरे यहाँ कैरेक्टर है, मेरे यहाँ मेरा जमहूरियत जो है, मेरा जो आपने कहा ना कि उनको रोज रिपोर्टिंग करती है रॉ, तो रोज रिपोर्टिंग करती भी होगी रॉ, तो आपके यहाँ भी करती होगी। ऐसा नहीं कि आपके यहाँ नहीं रिपोर्टिंग होती। रॉ सीबीआई रोज जो ब्रीफ करना होता है वो ब्रीफ करते हैं। लेकिन आपने जिस लिहाजे में ये प्रोजेक्शन देने का प्रयास किया था कि मेरे वजीर आजम को सिर्फ एक ही काम है कि पाकिस्तान को इधर बम फूटा कि नहीं, उधर बम फूटा कि नहीं, उधर फूटा तो क्यों नहीं फूटा, ये नहीं होता। मेरे वजीर आजम तो जब बॉर्डर पे कुछ होता तब परेशान होते। और कोई आपने कहा कि आपने वो उस प्रोजेक्ट में क्यों नहीं साथ देते हमारा। अरे हम हमारे देश का देखेंगे, जहां हमारे देश का हित होगा हम वही साथ देंगे। आप भी अपने देश का हित करिए। आप यदि चाइना के साथ जाते और कल चाइना खा जाता है आपको, तो ये आपका हित नहीं होगा, ये अहित होगा। चाइना ने जिन जिन कंट्रीज में गया, चाइना ने क्या सबको पता है। आज लंका से चाइना पुश बैक हो गया है, आज कई जगह से चाइना पुश बैक हो रहा है। ये चाइना का हम इसलिए नहीं कहते कि चाइना से हमारी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। आपने कहा कि चाइना ने हमको सबक सिखाया। क्या सबक सिखाया? अरे 21 शहीद हुए तो 45 मारे हैं, यह है आंकड़ा। 21 शहीद हुए तो 45 मारे हैं। वो 45 का दुख चाइना को भी हो गया। उनको यह समझ में आ गया कि ये बहुत भारी कंट्री, वो 1962 वाला भारत नहीं है। अब बातचीत की बात कर रहे हैं। क्यों बातचीत की बात कर रहे हैं? यदि इतना दम है हमारे लोगों को मार मार के, तो आए ना, फिगर पॉइंट 4 पे क्यों रुके हैं? आइए, पूरा अंदर तक आइए, लद्दाख ले लीजिए, खुला है लद्दाख। हमारे तो आर्मी ने 10 बार बोला आप आइए, फुल फ्लेज वॉर करेंगे। हमने तो मना नहीं किया। आपने एक बार प्रयास किया, पहली बार हुआ वो, 21 लोग गए तो 45 लाशें उन्होंने भी उठाई। ये हम जानते हैं। हमारे सैनिक एक मरेगा तो 10 को लेके मरेगा। शहीद होना होता है। जब आर्मी जाती है तो शहीदत्व के लिए सर पे कफन बांध के निकलती है। मेरी आर्मी हो या आपकी आर्मी, मैं किसी भी आर्मी को गलत नहीं कहता। आपकी आर्मी आपके देश के लिए लड़ती है, मेरी आर्मी मेरे देश के लिए लड़ती है। लेकिन चाइना ने हमको डराया, ये होगा नहीं। चाइना को हमने बता दिया, चाइना का हमने माल रोका। चाइना को लग रहा था कि भारत भूखा मरेगा। हमारे यहाँ बल्क ड्रग सप्लाई होते थे। दुनिया कहती थी कि तुम्हारी मेडिसिन फार्मा का क्या होगा। अरे जब हमने चाइना से इंपोर्ट बंद किया, उसके बाद हम वर्ल्ड को एक्सपोर्ट कर रहे हैं फार्मा। ये व्यवस्था होती है, आपके यहां भी होगी।
जब आप किसी कंट्री से तोड़ने के पहले आपके यहाँ जो भी ब्यूरोक्रेट्स बैठे होंगे वो प्लान बी भी रखते हैं। ये हमारे डिस्कशन में नहीं आता, लेकिन हर कंट्री करता है। ऐसा नहीं कि आपने किसी को बैन किया तो आप एकदम रास्ते पे आ जाओगे, आपके पास व्यवस्था होती है, हमारी व्यवस्था है। रही बात आपके यहाँ की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपके यहाँ के डोजियर, मैं स्वागत करता हूं उस डोजियर का। मैं खुद चाहता हूं कि इंटरनेशनल एजेंसी पे जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ये बार बार अपनी जनता को भुलावे के लिए नहीं करना है। हमारे यहाँ जब ऐसा कोई डोजियर मिलता है तो हमारे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ली जाती, इंटरनेशनल फोरम पे बताया जाता है। हमारे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके क्या करेंगे, क्या बताएंगे उनको? हमको तो सबको मालूम है, पूरे देश को मालूम है क्या हो रहा है, आज से नहीं पहले से मालूम है क्या होता आ रहा है। इसीलिए वो स्कोर करने की बात है। आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं तब मानूंगा। कितना टाइम लगेगा आपको इंटरनेशनल फोरम पे जाने पे, बता दीजिए हरदर साहब? 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल? 1 साल के अंदर तो इंटरनेशनल एजेंसीज ने मान लेना चाहिए कि भारत दहशतगर्द देश है। 1 साल में तो मान लेगा ना? 1 साल में, 1 साल में हमारे पे भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट लगेंगे, हमें भी लोग ब्लैकलिस्ट करेंगे। यूनाइटेड नेशन में हमें भी फेस करना होगा, अमेरिका में आपको फेस करना होगा। तो आपको क्या लगता है अमेरिका में यदि वो बदल गई, वहां पे डेमोक्रेट्स आ गए, तो आपको क्या लगता है कि भारत के प्रति एकदम पॉलिसी बदलेगी? कोई भी कंट्री अपनी फॉरेन पॉलिसी इतनी जल्दी नहीं बदलता, वो बदलना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत 135 करोड़ का देश है। भारत में सबका इंटरेस्ट है, भारत एक कंज्यूमर बेस्ड है, भारत इन्वेस्टमेंट का हब है, भारत का उद्योगपति बाहर इन्वेस्ट करता है, वो भी इन्वेस्ट करता है। भारत एक अच्छा दोस्त है, हर एक को भारत चाहिए। इसके लिए आपने कहा ना, आप भी है, मैं, आप भी यही, शपथ लेने दे उनको और बता दीजिए कितना ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं। कोई उनके यहाँ डेमोक्रेट और उसका यहाँ होता है। अब मेरे यहाँ जब बीजेपी आती है या कांग्रेस आती है, आपको क्या लगता है कि बीजेपी नहीं होती और कांग्रेस की सरकार होती और आप पुलवामा पे पुलवामा करे जाते तो भी हमारी सरकारें चुप बैठती? तब भी हुआ है, तब भी हुआ है। सवाल यह है कि आपके यहाँ भी सरकारें बदलती, ये नहीं कल आपके यहाँ दूसरी सरकार आएगी तो क्या सीधा भारत को गले लगने के लिए बात करेगी क्या? आपके यहाँ जम्मू कश्मीर का मसला ऐसा है जिसके वजह से आपके यहाँ की सियासत चली कि जम्मू कश्मीर, हमने जितनी भी आपकी रैलीज देखी नेताओं की, आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर। हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर की बात करिए, प्राइम मिनिस्टर के तमाम, अभी बिहार में इलेक्शंस हुए हैं, तमाम देखिए क्या भाषण है। मैं भाषण का वीडियो आपको देता हूं। उन्होंने लोकल बात की है, लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं। हमने तो अच्छा हुआ चाइना के साथ हमारा गड़बड़ हो गया। यदि चाइना के साथ हमारे रिलेशन खराब थोड़े नहीं होते तो लोकल फॉर वोकल का बात ही नहीं होती इस देश में, और गांव गांव के लोग खुद काम करके इस देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात ही नहीं करते। आज हमें कोई जरूरत नहीं किसी की। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि आपके यहां लोकल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मजा तब आ गया यूनाइटेड नेशंस में डिस्कस हो, मजा तब आएगा जब हम ग्रे लिस्ट में डाले जाएंगे, तब मुझे बात करने की जगह नहीं होगी जनाब, तब मैं नीचे मुंडी करके खड़ा रहूंगा, क्योंकि मैं वो इंसान हूं, यदि मेरा देश ग्रे लिस्ट में आया तो मैं एक्सेप्ट करूंगा कहीं ना कहीं गलती हुई। मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो ग्रे लिस्ट में डालने वाले कौन होते हैं, वो यूनाइटेड नेशंस की क्या औकात है, वो कौन सा एनजीओ है जो कहता है कि ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, हम नहीं मानते इसको। मैं उनमें से नहीं हूं। मैं कम से कम वो पत्रकार हूं, मैं मेरे देश में जेल में चला जाऊंगा, लेकिन मैं यदि मेरे देश ने गलत किया तो इंटरनेशनल फोरम पे बोलूंगा कि ये मेरी गलती है। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी यहाँ हुई है वो जब तक इंटरनेशनल एजेंसी पे, इंटरनेशनल लेवल पे उसका पुख्ता स्वरूप माना नहीं जाता, नहीं तो ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस यदि आप कहे तो इसके लिए मेरे देश की सरकार की जरूरत नहीं, अकेला अशोक वानखेड़े काफी है। इतने डॉक्यूमेंट तैयार करके मैं दे दूंगा कि आपको भी समझ में नहीं आएगा कि ये कहां से हो गया। ये फैब्रिकेट करने वाले लोग होते हैं। बैंक के स्टेटमेंट में आपको देता हूं, और ये पहली बार नहीं हुआ है, वो कई बार हुआ है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि इंटरनेशनल लेवल पे भारत को 1947 से लेके आज तक कौन सी एजेंसी ने टेररिज्म के लिए पॉइंट किया या सैंक्शंस किए? हमारे को सैंक्शंस हम पे सैंक्शंस लगे। हमने जब एटॉमिक ब्लास्ट किया तो हम पे सैंक्शंस लगे। हमने जब ईरान से ऑयल लेने की बात की तब हम पे आंखें दिखाई गई। हमने कहा हम तो ईरान से ऑयल लेंगे, हमारा डील है। हमने लिया ऑयल ईरान से, अमेरिका ने सैंक्शन लगाने के बाद भी लिया, क्योंकि आप भारत को जितना सस्ता समझते हो उतना है नहीं, और समझना नहीं चाहिए किसी भी देश को। छोटा भी देश हो तो उसको भी बड़े देश को भी ग्रांटेड लेना नहीं चाहिए। हम भी आपको ग्रांटेड नहीं लेते, हम भी विजिलेंस रखते हैं। एक वियतनाम ने अमेरिका को पानी पिला दिया था, ये सारी दुनिया जानती, इतिहास है ये, कि आपके पास भी है, मैंने भी पढ़ा है। तो देश छोटा या बड़ा नहीं होता, देश की नीयत साफ होनी चाहिए। देश में अपने आवाम को बेवकूफ बनाने का काम बंद कर देना चाहिए नेताओं ने। यदि ये डोजियर सही है तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके यहाँ होने की जरूरत ही नहीं थी।
आप क्या बताओगे? कल मेरे घर में चोरी होगी तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताऊं कि मेरे घर में चोरी हो गई, मुझे तो सीधा पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करनी है कि साहब चोरी होगी। मैं मीडिया को बुला के क्या कहूंगा कि अशोक वानखेड़े क्या चोरी हो? पुलिस स्टेशन में जाऊंगा, कंप्लेंट करूंगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा तो मैं करूंगा। आप जाइए इंटरनेशनल फोरम पे जाइए, मैं खुला चैलेंज देता हूं, आज मेरे देश की तरफ से चैलेंज देता जी हूं। यदि जी देश गिल्टी इसमें पाया गया तो हैदर साहब आप भी यहाँ होंगे, चीमा साहब भी आए, मैं भी हूँ। इंशाल्लाह हम तीनों की उम्र ज्यादा फर्क नहीं है, हम तीनों और कम से कम 20 साल तक तो जर्नलिज्म करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और इस 20 साल में आप 20 साल में हैदर साहब जिस जिस फोरम पे आप मिलोगे, चीमा जी मिलेंगे, मैं एक सवाल जरूर पूछूंगा, चाहे किसी भी बात करे, साहब उस डोजियर का क्या हुआ? साहब जी, वो कुछ किस अभी तक क्यों नहीं गया यूनाइटेड नेशन? बिल्कुल, बड़ा अब अच्छा मैं पीछे सवाल है। लगूंगा, मैं मैं अशोक पीछे साहब, लगूंगा। मुझे पीछे इसलिए लगना है क्योंकि मेरे देश पे यदि आरोप होते हैं तो उसको क्लीन आना, क्योंकि मुझे पता है मेरे में कोई खोट नहीं है। जब खोट नहीं है तो डंके की चोट पे कहूंगा, मैं जाता हूं यूनाइटेड नेशन, आप चलिए मेरे साथ, हम करेंगे यूनाइटेड नेशन में, करे तो सही, भारत प्रूफ तो करे। 1947 से लेके आज तक नहीं करा, क्योंकि जो हम काम करते नहीं वो करते नहीं, और जो करते हैं तो डंके की चोट पे बोलते हैं। जब वो बिल्कुल सही है। एयर स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई अशोक तो साहब, मना नहीं किया, एयर अशोक स्ट्राइक हुई तो मना नहीं किया। अशोक साहब ठहरिएगा, बस मैं आपकी बात, आपका मौकफ आ गया, मैं ये अब आखिरी सवाल अपने दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से करूंगा। मतीन हैदर साहब, अशोक वानखेड़े साहब तो कह रहे हैं जनाब ये आप पाकिस्तान के लोगों को क्या बता रहे हैं, ग्लोबली जाके बताएं, वहां से हमें ब्लैकलिस्ट कराएं। तो एक तो ये बताएं कि एक तो इस हवाले से बताएं, दूसरा ये सोल्यूशन बताएं, आप आगे यहां से पाकिस्तान कहां जाएगा? क्योंकि मैं चाह रहा हूं इस सवाल पे मैं इस डिबेट को जी क्लोज करूं, उसके बाद फिर अशोक साहब से जी भी, जी फिर बिल्कुल। दोनों सवालों को क्विक जो है ना कीजिएगा जी। जी बिल्कुल, एक तो ये कि इनका ये कहना है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनली जाना चाहिए। आज बिल्कुल इस हवाले से जो है वो दफ्तर खारजा में हाई लेवल मीटिंग हुई है और वजीर खारजा की सदारत में और यही हिकमत अमली वजह की गई है कि पाकिस्तान इसको बैन अवी फोरम्स में कहाँ कहाँ ले जाएगा। आपने कहा कि 20 बरस का अरसा, 20 बरस नहीं, अभी आप देखिए 20 माह भी नहीं, 1 साल से भी कम, आइंदा चंद हफ्तों में 20 हफ्तों की बात कर लें, ये डोजियर पहुंचेगा, ये वॉशिंगटन पहुंचेगा, ये न्यूयॉर्क पहुंचेगा, ये लंदन पहुंचेगा, पेरिस पहुंचेगा, ब्रसल्स में पहुंचेगा, बीजिंग और मॉस्को में पहुंचेगा और अरब कंट्रीज में पहुंचेगा। और उसके साथ साथ जो और बैन अवी फोरम्स हैं, जेनेवा में पहुंचेगा, हर जगह पहुंचेगा। और आपने कहा जी इसको तहकीकात कर लेने दीजिए, तहकीकात हो जाएगी इसकी, बिल्कुल आप कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पाकिस्तान ने इसलिए ये डोजियर नहीं बनाया था कि इसका दूध का दूध और पानी का पानी करना है, तमाम तर स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस लगाई गई हैं। आप कहते हैं बैंक स्टेटमेंट्स जाली हैं, बैंक स्टेटमेंट्स पूरी सोच समझ के अफगानिस्तान के बैंकों में इंडिया के बैंकों से कब कितने कितने बिलियन डॉलर गए। और ये अब बात जो है ये इससे पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा बिल्कुल। और आपका ये कहना है कि हिंदुस्तान क्या कि पाकिस्तान ने कुलभूषण को जो सजा दी वो नाइंसाफी पर मबनी थी, वो जो सजा थी वो बिल्कुल सही थी। उस सजा के खिलाफ हिंदुस्तान आलमी अदालत इंसाफ में गया और वहां पर जो एविडेंसेस पाकिस्तान ने मांगी वो नहीं पेश कर सका। फिर आपने कहा, फिर जो बात आई सामने, आलमी अदालत इंसाफ का फैसला आ गया और उस पर हिंदुस्तान एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुलभूषण रिहा हो जाएगा, कुलभूषण उस पर भी रिहा नहीं हुआ। अब ये कहा गया पाकिस्तान से कि इसका सिविलियन अदालत में ट्रायल करें। अब पाकिस्तान उसको भी फॉलो कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तान को अपनी दहशतगर्दी की सरगर्मियां, अपनी प्रॉक्सीज अपने दीगर छोटे ममालिक में और पाकिस्तान के अंदर ये खत्म करना होगी। अगर उसने बड़े भाई का मुजाहरा करना है, बड़ेपन का मुजाहरा करना है, तो उसको पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना होगा और दोस्ती करने के लिए कश्मीर के ऊपर बात करनी होगी। आप सारे कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का दिल पड़ा है, तो उसने 72 वर्षों से कश्मीर के ऊपर कब्जा क्यों कर रखा है? और जवाहरलाल नेहरू ने वादे किए थे कि हम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद करेंगे। ये आपके वजीर आजम थे, प्रधानमंत्री थे, आज भी वो वादे जो हैं वो नॉन इम्प्लीमेंटेड है। कश्मीर वाले देख रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू कह के गए थे कि इन करारदादों पर अमल दरामद होगा, प्लेबिस्सिट मिलेगा कश्मीरियों को, ये कहाँ गया? आज आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान बहुत बड़ी देश है, पाकिस्तान की तरह जो है वो फेक डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान के अंदर भी जेन्युइन डेमोक्रेसी है। इश्यूज हो जाते हैं, वो पूरी दुनिया में हुए, अगर मिलिट्री टेक ओवर्स आते हैं तो वो पूरी दुनिया में हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद डेमोक्रेसी ट्रैक पे हो जाती है। आखिरी नुकता चीमा साहब के, इसके बाद अब आगे क्या होगा?
अब मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत का तो नंबर 1 कोई चांस नहीं है, चूंकि डोजियर जो है वो इंडियन टेररिज्म को एक्सपोज करने अभी पाकिस्तानी दफ्तर खारजा इसको तमाम तर इंटरनेशनल जितने फोरम्स हैं वहां पर ले जाएगा, और वो इनका ये कहना है कि एफएटीएफ का अगरचा पाकिस्तान डायरेक्ट रुकन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के दोस्त ममालिक एफएटीएफ के रुकन है, ये डोजियर एफएटीएफ के पास भी जाएगा। एक लंबा प्रोसेस जरूर है, तहकीकात होगी, जो हकायक है उनको क्रॉस चेक किया जाएगा, एक एक चीज चेक होगी, बैंक अकाउंट्स हैं, लिंक्स हैं, ऑडियो वीडियो टेप्स हैं, तमाम तर चीजें, वो जब सारे का सारा फोरेंसिक उसका टेस्ट होगा, हकायक को क्रॉस चेक करेंगे, तो थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा। लेकिन फॉरेन पॉलिसी मैगजीन की रिपोर्ट को भी देख लीजिए, इन डोजियर्स को भी देख लीजिए, और दुनिया भर के लीडरों के स्टेटमेंट्स भी देख लीजिए। वो अब वक्त नहीं है जो मैं स्टेटमेंट्स कोट कर दूं तो फिर यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ा वो जिसे कहते हैं बहुत जखीम डोजियर बन जाएगा। बैन अल-अक़वामी इंसानी हकूक की जो तंजीमें उनके स्टेटमेंट्स देख लीजिए। लेकिन अब फ्यूचर का जो रोड मैप है वो यही है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान इमीडिएटली हमें ताल्लुकात नॉर्मल होते हुए नजर नहीं आते। इस डोजियर के बाद तनाव मजीद बढ़ गया है, और लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो कशीदगी है, ये कशीदगी आगे मजीद बढ़ेगी, और जितना फायर हिंदुस्तान करेगा पाकिस्तान उससे कई गुना ज्यादा फायर करेगा, और उसका जवाब देगा। हिंदुस्तानी पोस्टों को भी वो निशाना बनाएंगे। अगर हमारी सिविलियन आबादी को निशाना बनाएगा तो हिंदुस्तान तो क्या, हमारी फौज जो है वो वहां पे खामोश रहेगी? तो मैंने पहले भी कहा कि गोला देख के जवाब में कहीं किसी मिलिट्री पोस्ट से किसी सिविल इलाके में भी जा सकता है, लेकिन हिंदुस्तान की फौज जानबूझ के हमारी सिविल आबादी को निशाना बना रही है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे कशीदगी आगे मजीद बढ़ेगी, इंटेंसिफाई होगी, और हिंदुस्तान जो बार बार कार्रवाई की धमकियां दे रहा है, कभी राजनाथ सिंह दे रहे हैं, कभी अजय देवगन दे रहे हैं, कभी जो है वो अमित शाह दे रहे हैं, और फिर उसके साथ साथ जो आपके चीफ ऑफ डिफेंस है वो दे रहे हैं। तो ये धमकियां दे दे के, ये बढ़के मार मार के पाकिस्तान को प्रेशर में सिर्फ रखना है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भी जवाबी स्टेटमेंट भी आता है, और लाइन ऑफ कंट्रोल पे जवाबी गोला भी आता है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि इन चीजों को खत्म करना है, तो फिर वही बात है कि आइए अमन के प्रोसेस को दोबारा से जो है बहाल कीजिए, और अमन के प्रोसेस को जब आप बहाल करेंगे, नेगोशिएशन को बहाल करेंगे, तो कश्मीर सर फहरिस्त होगा, टेररिज्म सर फहरिस्त नहीं होगा। चूंकि पाकिस्तान हिंदुस्तान में कश्मीर इशू टॉप ऑफ द लिस्ट है। जब भी मुज़ाकरात बहाल होते हैं, हिंदुस्तान कश्मीर के मसले पर बातचीत करने के लिए रेडी नहीं होता। तो जब कश्मीर के मुद्दे पे बात नहीं होगी तो बाकी मुद्दों पे कैसे बात होगी? कश्मीर का मुद्दा बातचीत में सर फहरिस्त होगा। इस वक्त सफारती रिलेशन हमारे लो तरीन सतह पे हैं। तो अगर आप समझते हैं कि बातचीत हो, अमन हो, तरक्की हो, सी पैक आपकी तरफ भी जाए, और दूसरा ये नजरियाती जंग आपने शुरू की हुई है, इसको भूल दीजिए। आपके अंदर, आप अपने गिरेबान के अंदर जागिए कि वहां पे अकलियतों और माइनॉरिटीज के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, निचली जात के हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, सिखों के साथ क्या हो रहा है, ईसाइयों के साथ क्या हो रहा है, मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। आपके अंदर अदम बर्दाश्त बढ़ रही है। आप कह रहे हैं बहुत बड़ा मेरा 1 अरब 35 करोड़ का मुल्क है, लेकिन वहां बर्दाश्त ही नहीं है। वहां खवातीन के हकूक नहीं है, वहां बच्चों के हकूक नहीं है। आए रोज जो वहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन इंटरनली हो रही है, वहां शोरश और तकरीबकारी की कार्रवाइयां हैं, वहां पे अंडरवर्ल्ड्स हैं। ये सारा कुछ क्या है? ये कोई रोशन हिंदुस्तान है? ये जिसे कहते हैं एक तारीख हिंदुस्तान है, और जिस तरफ मोदी और उसकी पॉलिसीज हिंदुस्तान को ले जा रही हैं वो यकीनी तौर पे तबाही का रास्ता है। तो आइए आपस में हाथ बढ़ाएं, और जब बातचीत का आगाज करें तो कश्मीर के ऊपर बातचीत का आगाज होना चाहिए। कश्मीर के ऊपर आप उसकी करारदादों की इम्प्लीमेंटेशन करें, उसको प्लेबिसाइट का हक दें। जब वो हल होगा तो यकीनी तौर पे पानी का मसला हल होगा, दहशतगर्दी का मामला हल होगा, सरहदों के मामला हल होंगे, तमाम चीजें आपस में हल होती रहेंगी, लोग एक दूसरे के मुल्क में आएंगे, टूरिज्म बढ़ेगा, पीपल टू पीपल कांटेक्ट होंगे। इस वक्त तो तमाम तर चीजें बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो चुकी हैं, सिर्फ और सिर्फ नई दिल्ली के रवैये की वजह से। जी, अशोक भाई, तीन साहब ने अपना कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दिए हैं इसके हवाले से। आप क्या कि कंक्लूडिंग रिमार्क्स क्या होंगे इस सारी सिचुएशन पे? जी, मुझे लगता है कि ये डोजियर इंटरनेशनल एजेंसीज पे जाने के बाद जब तक ये डोजियर का क्लियरिटी नहीं होगी तब तक बातचीत नहीं होगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो बात आप कह रहे हैं कि हमारी आर्मी यदि गोला चलाएगी तो आपकी आर्मी चुप रहेगी क्या, ये तो हास्यास्पद है। वो गोला किधर से चलता है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मेरी आर्मी दुकान नहीं चलाती, मेरी आर्मी देश की सेवा करती। आपके यहाँ आर्मी बिजनेस करती, आपके यहाँ आर्मी सियासी करती।
ये मैं आरोप लगाता हूं, आप बुरा मत मानिएगा, मेरा आरोप है, आप इसको डिफेंड कर सकते हैं। दूसरी बात रही कुलभूषण की बात, कुलभूषण को हमने रिहा करने के लिए नहीं गए थे, कुलभूषण को क्योंकि वो आपके देश में अटका हुआ है, इंटरनेशनल कानून के हिसाब से आपके देश में उसका ट्रायल होगा, ये हमको भी पता है। हमने इतना कहा था कि उसको फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, इसलिए हम वर्ल्ड कोर्ट में गए थे और हम वहां से जीत के आए, आपको देना पड़ा। तीसरी बात, आप ये जो कह रहे हैं कि बातचीत करना चाहिए, आपका मुल्क हाथ बढ़ाता है, आपके मुल्क ने कहां हाथ बढ़ाया? बस लेके अटल बिहारी वाजपेयी गए थे, आपने कारगिल करवाया। ये बात मैं इतनी बार बोल चुका हूं कि अब मुझे भी शर्म आती है रिपीट करने, है ना। उसके बाद क्या हुआ, हमारे वजीर आजम, जिस मोदी को आप कहते हो कि बीजेपी आने के बाद और मोदी आने के बाद जो आपने हवा बना के रखा है मोदी का, जो आपके देश में आपने बना के रखा है, हमारे यहाँ तो मोदी के खिलाफ हम भी बोलते हैं। यदि मेरा वजीर आजम गलत करता है तो हमारे यहाँ इतनी तो गारंटी है हमको। आप आर्मी के खिलाफ नहीं बोल सकते, मैं बोल सकता हूँ, मेरे देश में मैं बोल सकता हूँ, यह है हमारी जमहूरियत। दूसरी बात देख लीजिए आप मेरे वजीर आजम जिसको आप कहते हैं कि ये दहशतगर्दी फैलाता है, वही नरेंद्र मोदी अनशेड्यूल्ड जाते हैं शादी में, क्या ये हाथ बढ़ाने का काम नहीं था? क्रिकेट मैच इंडिया में ऑर्गेनाइज होती है और आपके यहाँ से क्रिकेट डिप्लोमेसी के नाम पे बोला जाता है, लेकिन आप एक तरफ से बस को रिसीव करोगे, दूसरी तरफ कारगिल करोगे, विश्वास कौन रखेगा? ये एक बार नहीं 10 बार हुआ है। आप कहते हैं कि कश्मीर हमने ले लिया, कश्मीर आपने कहां से ले लिया? कश्मीर महाराष्ट्र कश्मीर का कश्मीर था, उन्होंने इंडिया में आना कबूल कर दिया, उसके बाद आपके कबीले लोग घुस गए और एक भारत के कश्मीर का एक हिस्सा आपने ले लिया, जो आप जिसको आजाद कश्मीर बोलते हैं। अरे अभी पाकिस्तान भी ठीक से आजाद हुआ कि नहीं, ये जरा देख लीजिए, जिसको आजादी कहते हैं इसको। आप कहते हैं मेरे यहाँ माइनॉरिटीज की तकलीफ है, मेरे यहाँ क्या माइनॉरिटीज की तकलीफ है? 135 करोड़ देश में, ये तो हर जगह डकैती होती है, चोरी होती है, बलात्कार हो, तो हर आपके यहाँ भी होते हैं, छोटे से छोटे मुल्क में भी होते हैं, लेकिन यदि किसी मुसलमान ने किया तो हमारे यहाँ मुसलमान सिंगल आउट नहीं होता। मेरे यहाँ यदि राम मंदिर बनता है तो जमीन दी जाती है मस्जिद के लिए। आज मेरे यहाँ मस्जिद में नमाज भी राम मंदिर में बुला के नमाज पढ़ते हैं, तो मस्जिद में भी लोग जाके राम चला, वो है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ आज भी जिस अयोध्या में राम मंदिर की बात हो रही है, वह फूल का व्यापार करने वाले सारे मुस्लिम परिवार है। आज मेरे यहाँ भी मुसलमान श्री कृष्ण की परिक्रमा करते हैं। आप बार बार मुसलमानों के साथ इंडिया में क्या हो रहा है, आपके देश से ज्यादा, हमारे देश से जो गए हैं आपके यहाँ मुसलमान, उनको तो सेकेंडरी सिटीजन माना जाता है। आज भी मेरे यहाँ का मुसलमान ज्यादा खुश नसीब है, ज्यादा ताज्जुब है। आज मेरे यहाँ ओवैसी साहब जो है वो खड़े होकर ललकार सकते हैं पार्लियामेंट में, हमारे आपके यहाँ कोई हिंदू ललकार नहीं सकता, उसकी इतनी औकात नहीं है आपके यहाँ, क्योंकि आपने दी नहीं। आप जानते हो कि मंदिर तोड़ के मस्जिद कैसी बनानी है, आपके यहाँ भी हुआ है, बात वो नहीं है। आप बहुत ज्यादा बात करते हैं कि आपके यहाँ गरीबों के क्या साथ होता है, बच्चों के साथ क्या होता है, महिलाओं के साथ क्या होता है। यदि आप पॉपुलेशन का अनुपात देखेंगे तो आपके यहाँ का आंकड़ा कहां से कहां चला जाएगा, सर के ऊपर चला जाएगा। सवाल वो नहीं है। मैं आज ये नहीं पूछ रहा हूं कि आपका आवाम सरकार क्या कर रही है, मेरे यहाँ सरकार क्या कर रही है। मेरी सरकार गलत करती है तो हमारे यहाँ सरकारें भी बदलती। हमारे यहाँ यूपीए की सरकार थी, फिर एनडीए की सरकार आई, फिर यूपीए की सरकार होगी। आज हमारे यहाँ बिहार में इलेक्शन हुआ, बिहार में यदि इलेक्शन हुआ है तो वहां पे भी फ्रैक्चर मैंडेट मिला है। एक जगह इंडिया के पास मेजोरिटी होने के बाद भी सरकार कल बनेगी कि नहीं, ये है जमहूरियत। हमारे ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी टेरर है, कि नरेंद्र मोदी के नाम से कुछ भी होता है। आज भी हमारे यहाँ ऐसे कई बड़े बड़े राज्य है जहां कांग्रेस की सरकार आई है, तो आप क्या कहेंगे कि नरेंद्र मोदी के हिंदुत्व का एजेंडा चला रहे हैं? ये आप नरेंद्र मोदी का हवा खड़ा करते हैं। अरे आपके पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी के नारे लगते हैं, हमारे पार्लियामेंट में कभी पाकिस्तान के नारे नहीं लगते। ये इतना बड़ा हवा आपने बना के रखा है, आपके नेताओं ने बना के रखा है, क्योंकि वो आपको सूट होता है। जब नेता डेवलपमेंट का काम नहीं करता तो ये कई जो मटका है किसी के सर पे फोड़ना होता है, इसलिए नरेंद्र मोदी का सर दिखता है। लेकिन सीज फायर वायलेशन में क्या है हम जानते हैं, हमारी आर्मी क्या है हम जानते हैं। मैंने आपकी आर्मी के बारे में भी कभी गलत शब्द नहीं कहा, आपकी आर्मी इंटरफेयर करती है, वो आपका मसला जाने। लेकिन यदि लड़ने की बात आई तो आपके यहाँ भी शहादत देने वाले बहुत है। आपके यहाँ भी अभी जो फायरिंग हुआ है फ्राइडे को सुबह, उसमें आपके यहाँ पे भी लोग गए हैं, हमारे यहाँ पे भी लोग गए हैं, मैं मना नहीं करता। लेकिन आप यदि सोचोगे कि आप टेररिस्ट को घुसाओगे बर्फ पड़ते से और वो उसको रोकने की, अब स्थितियां बदल गई। अब यदि आप ये सोचोगे कि चाइना के कहने पे आप यहाँ सीज फायर चालू करोगे, क्योंकि आपको मालूम है चाइना दोनों जगह हमको एंगेज करना चाहता है, तो मैं आपको बता दूं ये तो यहाँ की बात हो गई। हमारे यहाँ तो समुद्र की बहुत बड़ी सीमा है। मैं तो बोलता हूँ कि और भी चाइना बाकी राज्यों को भी, देशों को भी इन्वॉल्व करे। अरे इंडिया कैपेबल है, चारों तरफ वॉर हो जाए तो भी हम टक्कर देने में रेडी है। हाँ, किसी की ताकत कम होती है, किसी की ताकत ज्यादा होती है। चाइना हो सकता है कि बहुत बड़ी ताकत बता रहा होगा अपने आप को, लेकिन जब बात आई तो मैंने कहा ना आपको, चाइना ने 21 मारे तो 45 उधर भी लाशें गिरी, कम कोई नहीं है। सवाल ये है कि
जो ये चीजें आपने जो तमाम बोली, फिर आपने कहा कि सब एजेंसीज पे जाएगी। मैंने आपने 20 सप्ताह का टाइम दिया, मैं आपको 20 महीने देता हूं, मैं आपको 1 साल का पूरा देता हूं। आप 1 साल से ज्यादा 2 साल लीजिए, 24 महीने लीजिए। 24 महीने में तो इंटरनेशनल एजेंसी इन्वेस्टिगेशन करेगी। 24 महीने तो भारत को कहीं ना कहीं पॉइंटर मिलेगा। 24 महीने में 2 साल में कहीं ना कहीं तो भारत को कोई इंडिकेट किया जाएगा कि आप यहां गलत हो। तब आप ये मत कहना कि हमने तो दिए थे, भारत ने डिप्लोमेसी करके उसको खराब करवा दिए, ये ना कहना। क्योंकि आप ये भी कह सकते हो कि भारत ने, क्योंकि जब हमने, आपने आज बड़ी ऑडियो बात कर रहे हैं साहब, हैदर साहब, जब बंबई पे हमला हुआ तो सारा टेलीफोन का कन्वर्सेशन हमने भेजा था पाकिस्तान। आपने कहा कि नहीं जी हम नहीं इसको मानते। हमारा दिया हुआ ऑडियो आप नहीं मानोगे, आपका दिया हुआ ऑडियो हम माने। वाह, इतनी विश्वसनीयता तो बची नहीं। हैदर साहब और मैं एक, हैदर साहब चिमा जी 1 मिनट, हैदर साहब और मैं एक बात पे तो हम कम से कम एग्री है कि डोजी आने के बाद अब बातचीत नहीं होनी चाहिए। अब आरोप लगाए, हम तो आरोप लगाते हैं तो हम प्रूफ भी देते हैं, इंटरनेशनल एजेंसी भी आपको टेररिज्म कंट्री कहते हैं। लेकिन यदि आपने हमको कहा तो अब इंटरनेशनल एजेंसीज के हाथ में जाने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जी जी, और जब तक ये पानी का पानी नहीं होता तब तक बातचीत किस लिए करेंगे? आप हमको एक तरफ टेररिस्ट मानते हैं और फिर बातचीत करेंगे, कैसी बातचीत हो सकती है? बिल्कुल, मेरी बात सुने, अभी तो जारी बात है बातचीत होनी भी नहीं चाहिए, मामलात इस तरह के हैं। लेकिन मतीन हैदर साहब ने एक बड़े प्रोग्रेसिव अंदाज में हमेशा, क्योंकि मतीन साहब हमेशा डायलॉग और पीस और इस तरह की बात करते हैं, तो ये उस सेंस में कह रहे थे। लेकिन जो आज की डिस्कशन थी हमारी, जो डिस्कशन थी अशोक साहब और मतीन हैदर साहब और हमारे व्यूअर्स के लिए, वो इस पे थी कि जो पाकिस्तान ने सबूत प्रोवाइड किए हैं इंटरनेशनल मीडिया को और पाकिस्तानी मीडिया को, और जो मतीन हैदर साहब ये कह रहे हैं कि अब दुनिया के तमाम फोरम्स पे पाकिस्तान ये सबूत लेके जाएगा, वो भले FATF हो, अक़वाम मुत्तहिदा हो, और अशोक साहब भी यही कह रहे हैं कि आप ये सबूत ग्लोबली लेके जाएं, और अगर वहां पे हमारी हुकूमत इन्वॉल्व है तो हमें डिक्लेयर कर दिया जाए। तो जाहिर बात है ये बड़ी मुनासिब बात है, और पाकिस्तान क्योंकि इस मामले में बड़ा क्लियर है, तो जाहिर बात है इंटरनेशनली अब ये बातें होंगी। अब ये डोमेस्टिकली बातें तो होने से रही और लोकली बातें तो होने से रही। सो ये अब मेरा ख्याल है मामला थोड़े बिखर गए हैं। तो लेकिन मैं सारे मसले को कंक्लूड करता हूं और मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने भारत से आए हुए दोस्त जनाब अशोक वानखेड़े साहब को, और एक दफा फिर आपको मैं दिवाली मुबारक, और आप इंडियन व्यूअर्स को और आपको खासकर मुबारक, और आपकी फैमिली को। और मतीन हैदर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और बड़े जो सॉलिड पॉइंट्स थे जो आपने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखे और उसको आपने कवर भी किया। आप दोनों साहब का बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। चिमा साहब, बातचीत भले ही नहीं हो लेकिन हम लोगों की बातचीत चलनी चाहिए। जी 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 जी।